हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस ओवर प्रोटोकॉल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और एट प्रेजेंट जो है वो हमारा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर 10 चल रहा है। हम हमारा जो भी सीबीएसई के एग्ज़ाम में टर्म 2 में आने वाला है वो सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और एग्ज़ाम्स भी जो है पास आ चुके हैं, तो बहुत जल्द हम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के साथ। आज की ही क्लास में हमारा चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक लास्ट टॉपिक बचा है। इस टॉपिक के बाद जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल is a technology that makes audio and video calls possible from any internet connected device having a microphone and speakers. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही आज हम ऑडियो और वीडियो कॉल्स जो है कर पा रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर्स। You must have made calls using apps like WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger and Skype etc. Obviously WhatsApp, Facebook वगैरह आज के टाइम में हर कोई यूज़ करता है और उसकी हेल्प से हम चैट भी करते हैं और कॉल्स भी करते हैं। These software apps use voice over internet protocol to make such calls over the internet। और ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, ये सभी एप्लीकेशंस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं इन एप्लीकेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए। जो हमारी नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल्स होती थी उनके लिए हमारे पास अलग से कनेक्शंस होते थे, बट जब हम इंटरनेट पे चैट कर रहे होते हैं तो टेक्सचुअल मैसेजेस तो हमारे बहुत इजीली हो जाते हैं, बट जब हम वॉइस कॉल्स करते हैं इंटरनेट की हेल्प से तो वहाँ पर हमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। ऑन द इंटरनेट communication is the responsibility of a protocol called IP, that is internet protocol। इंटरनेट पे जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस along with other data being communicated over IP। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, वो वॉइस को बाकी डाटा के साथ ट्रांसमिट करना अलाउ करवाता है ओवर द आईपी प्रोटोकॉल। हैंस द नेम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसीलिए इस प्रोटोकॉल का नाम पड़ा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जो डाटा सेंड हो रहा है उसी के साथ वॉइस को भी ट्रांसमिट करवाता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्स ऑडियो इनपुट विच इज़ ऑफ एनालॉग टाइप and convert them into digital information so that it can be transferred over the internet along with other data on IP। अब जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमेशा एक एनालॉग सिग्नल होता है और इंटरनेट पे जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो हमारा डिजिटल डाटा होता है। तो अगर हमें वॉइस को उस डिजिटल डाटा के साथ ट्रांसमिट करना है तो हमें उस वॉइस के एनालॉग सिग्नल को भी पहले क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसे आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से बाकी डाटा के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है। और यही काम जो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है कि वो हमारी एनालॉग वॉइस को डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। Example of many voice over internet protocol based software applications are Skype, Google Duo, Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger etc। आज के टाइम में जितनी भी ऑनलाइन साइट्स की हेल्प से आप कॉल कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, वो सभी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही यूज़ करती हैं। There are two major reasons to use voice over internet protocol। First one is the lower cost and second one is the increased functionality as it can use any internet enabled devices। तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है। और सेकंड चीज़ जो है कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है हम उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे। इट डज़ नॉट कॉस्ट एक्स्ट्रा एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिवाइस विद अ इंटरनेट कनेक्शन। जब तक हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉलिंग के लिए।
एंड आर यूजिंग इट फॉर पर्सनल यूज़, और हम इसे पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर पेड वर्जन्स अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स। हालांकि अगर हमें उसे किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमारे पास पेड वर्जन्स भी होते हैं। Second advantage is it is easily available. Many voice over internet protocol based software such as Skypes are easily downloadable. जितने भी आपके ये वॉइस ओवर इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, स्काइप हो, ये सब फ्रीली डाउनलोडेबल होते हैं और आप उन्हें बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल पर्पस के लिए करना है तो आपको इनके पेड वर्जन्स भी जो हैं वो मिलते हैं। अब देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ पॉसिबल if both the caller and the receiver have the right software and hardware to speak to one another. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ तभी पॉसिबल है जब हमारा कॉलर और रिसीवर, यानी कि जो कॉल कर रहा है और जो कॉल को रिसीव कर रहा है, उन दोनों के पास जो है वो राइट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अवेलेबल हो। हार्डवेयर यानी कि एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, और सॉफ्टवेयर यानी कि वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। Second one is there is no guarantee of calls, audio and video quality when using the internet. जब हम इंटरनेट की हेल्प से कॉल कर रहे होते हैं तो हमारी ऑडियो और वीडियो कॉल की कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है। इट टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनेट स्पीड. It uses internet protocols packet, so if packet get dropped along the way then voice quality drop. अब क्योंकि टेलीफोन लाइंस की तरह यहाँ कोई डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, इसलिए अगर कोई पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है इन द मिडवे, तो उस पैकेट में जो हमारी वॉइस या जो वीडियो होती है वो भी साथ ही साथ डिलीट हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, और जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है। Even with its high quality, it cannot match up the voice quality of a normal telephone line. अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, हम हाई क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, तब भी वॉइस की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल टेलीफोन लाइन से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मल टेलीफोनिक लाइंस में हमारे पास एक डेडिकेटेड पाथ होता है जिसके थ्रू हमारी वॉइस ट्रांसमिट होती है। बट जब हम इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ जो वॉइस है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, और इसलिए टेलीफोन लाइंस की क्वालिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट कॉल्स। इट मे नॉट वर्क फॉर एमरजेंसी सर्विसेज नंबर्स लाइक पुलिस और फायर सर्विस रेगुलर नंबर। जो हमारे नॉर्मल एमरजेंसी नंबर्स होते हैं, पुलिस स्टेशन का, फायर सर्विसेज का, एम्बुलेंस का, वो सब भी जो हैं वो ऑनलाइन कॉल्स में वर्क नहीं करते हैं। तो ये सब था हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 10 फिनिश होता है। इस चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूं। ये चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरेटिकल था, बट इसमें हमने सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। इसके लिंक्स जो हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ आपको चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियोस इस चैप्टर की आपको मिल जाएंगी। ये आपकी डेली रूटीन लाइफ के हिसाब से भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया है तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास MCQs हैं, फिलअप्स हैं एंड ट्रू फॉल्स हैं। फिलअप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या आता है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। अब आपने पूरा चैप्टर अगर पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको क्लियरली पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, और स्पेशली MCQ टाइप क्वेश्चंस जिनमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें तो कोई डाउट जो है वो होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है आपका, वेबसाइट जो है वो किसकी कलेक्शन होती है, HTML डॉक्यूमेंट्स की, ग्राफिक्स फाइल्स की, या फिर ऑडियो वीडियो फाइल्स की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी कि वेबसाइट्स जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, बट अब आप सोचेंगे कि यहाँ वेब पेजेस वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। बट
वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन है, और वेब पेजेस में क्या होता है, वेब पेजेस में आपके HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ग्राफिक्स फाइल्स भी होती हैं और ऑडियो वीडियो फाइल्स भी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट्स। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो आपके सामने ओपन होके आता है वो कौन सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज या फिर मास्टर पेज या फिर फर्स्ट पेज या फिर बैनर पेज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, होम पेज। ये हमने पढ़ा ही था वेबसाइट्स के जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो है वो क्या होता है, उसका होम पेज होता है। When you visit a website, it will open the page set as dash of the website. जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उस वेबसाइट का कौन सा पेज जो है वो सबसे पहले ओपन होता है, वो वेबसाइट, होम पेज, ईमेल या फिर ISP। अभी अभी हमने ऊपर वाला जब क्वेश्चन किया तो ये उसी से रिलेटेड है आपका, और इसका भी आंसर क्या होगा, होम पेज। की जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो सामने आता है वो होम पेज ही होता है। The first page on the website that allow you to navigate to other pages via menu system or links is known as। अब ये आपका क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, बट हर बार जो है लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। पहले पूछा कि किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज कौन सा होता है, फिर पूछा कि जब वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा पेज आता है, और अब ये पूछ रहा है कि वेबसाइट का पहला पेज कौन सा होता है जिसकी हेल्प से आप बाकी सारे पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं, जिस पे आपके मेन्यू सिस्टम और लिंक्स अवेलेबल होते हैं। तो अगेन इसका भी आपका सेम आंसर होगा, डेट इज होम पेज। नेक्स्ट है IP स्टैंड्स फॉर, यानी कि IP की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कई बार क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए आपको फुल फॉर्म्स जो हैं वो क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि जो फुल फॉर्म गिवन होती हैं वो जनरली कन्फ्यूजिंग होती हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पैकेज। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है, आपको फुल फॉर्म्स याद हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है URL। ऑब्वियसली URL आपने पढ़ा था, और URL की फुल फॉर्म क्या होती थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सारे जो हैं वो बहुत ही सिमिलर हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान से हमेशा देखनी होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। Which of these is not a part of URL? अब इनमें से कौन सा जो है वो URL का पार्ट नहीं है, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, डोमेन नेम या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो है वो URL का पार्ट नहीं होता है। क्या IP एड्रेस जो है वो URL का पार्ट होता है, क्या पोर्ट नंबर जो है वो URL का पार्ट होता है, क्या डोमेन नेम या फिर नन ऑफ दिस। अब डोमेन नेम आप सबको पता है URL का पार्ट होता है, बट IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। तो पोर्ट नंबर भी जो है वो हमारे URL का पार्ट होते हैं, बट IP एड्रेसेस जो हैं वो URL का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द URL बिलो रिकॉर्ड द डायरेक्टरी और फोल्डर ऑफ द डिजायर्ड रिसोर्स। अब इनमें से कौन सा पार्ट आपके URL का आपकी डायरेक्टरी और फोल्डर को जो है वो बताता है। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है HTTP। HTTP आपकी इसमें कहाँ पे है, फर्स्ट वन, तो ये आपका ऑब्वियसली ये तो सर्वर नेम है। B है आपका फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट फ्लोर आपका यहाँ पे है। shoes.html ये आपका इधर है, और www.sumstore.com ये आपका यहाँ पे है।
अब ये देखिए, आपको पता है यूआरएल के कंपोनेंट्स के बारे में। जो फर्स्ट होता है वो आपका सर्वर होता है, सर्वर टाइप। सेकंड जो होता है वो आपका एड्रेस होता है, और थर्ड जो उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपकी फाइल का पाथ होता है। तो एंड में जो गिवन है वो तो ऑब्वियसली आपका फाइल का नेम है, तो वो किस डायरेक्टरी या किस फोल्डर में है वो किससे पता चलता है, इस वाले पार्ट से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन URL http www.patient.com PR main HTM which component identifies the protocol or type of server। ऑब्वियसली आपके URL का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उससे हमें प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ सर्वर का पता चलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन URL http://www.patient.com PR main.htm, वही सेम URL जो आपका ऊपर था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द वेबसाइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट होता है सर्वर और प्रोटोकॉल टाइप, उसके बाद सेकंड जो होता है वो होती है हमारी वेबसाइट का एड्रेस। तो यहाँ पे जो आपका www.patient.com है ये आपका क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगी। इससे हम वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। थर्ड, अगेन आपको सेम वही वेब एड्रेस दिया गया है, और इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द पाथ ऑफ अ वेब पेज। तो आपके URL के 3 ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सर्वर और प्रोटोकॉल, सेकेंड आपका वेबसाइट होती है, तो बाकी का ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ये आपका क्या होता है, वेब पेज का पाथ होता है। तो /PR/main.htm जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेब पेज का पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URLs आर ऑफ 2 टाइप। अब URL जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब उनके नेम क्या क्या होते हैं, क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव, स्टैटिक और डायनामिक, एब्सोल्यूट एंड डायनामिक, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ भी आपके कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो वेब पेजेस होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, और जो URLs होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट URLs एंड रिलेटिव URL। आई होप कि आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट URLs क्या होते हैं एंड रिलेटिव URLs क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स वाली वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। आई थिंक वो आपका पार्ट 3 है इस चैप्टर का, जिसमें हमने डिटेल में URL के बारे में स्टडी किया था। वैसे मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो एब्सोल्यूट URLs होते हैं उसमें हम वेबसाइट का पूरा पाथ देते हैं, बट जो रिलेटिव URLs होते हैं उनमें हम हमारा जो करंट पेज है उसकी रिस्पेक्ट में आगे का सिर्फ एड्रेस टाइप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन ईमेल कैन बी सेंट विया। ईमेल जो है उसे आप किसकी हेल्प से सेंड कर सकते हो, PC की हेल्प से, या फिर टैबलेट की हेल्प से, या फिर स्मार्टफोन की हेल्प से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये सबको पता होता है कि ईमेल जो है आप PC के थ्रू भी भेज सकते हो, टैबलेट के भी, स्मार्टफोन के भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो है आपका, इन एन ईमेल एड्रेस द कैरेक्टर फॉलोइंग @कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स। @कैरेक्टर के बाद जो आपका पार्ट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी ईमेल एड्रेस में। तो ईमेल एड्रेस आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, @ से पहले वाला पार्ट और @ के बाद वाला पार्ट। @ के पहले वाला पार्ट हमेशा यूज़र नेम बताता है, और @ के बाद वाला पार्ट जो है वो डोमेन नेम या फिर होस्ट नेम आप कह सकते हो, या सर्वर नेम आप कह सकते हो, उसे बताता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, यूज़र नेम, ईमेल रेसिपिएंट, डोमेन नेम, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली @ के बाद वाला पार्ट जो है वो हमें डोमेन नेम बताता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फील्ड ऑफ ईमेल कंपोज बॉक्स अलाउ टू सेंड सेम मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स विदाउट गेटिंग देम टू नो अबाउट देयर रेसिपिएंट। अब जब आप ईमेल कंपोज करते हैं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है कि जिसमें आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स का एड्रेस टाइप करते हैं, फिर भी उन रेसिपिएंट्स को दूसरे रेसिपिएंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऑब्वियसली हमने जब मेल्स के बारे में पढ़ा वहाँ हमने CC और BCC पढ़ा था, तो BCC की हेल्प से जो है हम अपने रेसिपिएंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं। BCC में आप जिन भी रेसिपिएंट्स का एड्रेस टाइप करते हैं वो एक दूसरे को विजिबल नहीं होता है। BCC की फुल फॉर्म आपकी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
नेक्स्ट वन इज चैटिंग ऑन इंटरनेट इज, इंटरनेट पे चैटिंग करना क्या है? टॉकिंग फेस टू फेस, टॉकिंग ऑन फोन, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन जब हम टेक्सचुअल टॉक करते हैं तो उसे हम चैटिंग बोलते हैं। 17th क्वेश्चन है आपका, डैश रूम और ऑनलाइन फोरम अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट थ्रू टाइप्ड मैसेजेस विच आर डिस्प्लेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा रूम होता है, मेल रूम, बडी रूम, चैट रूम या मैसेज रूम, जो कि ऑनलाइन फोरम भी होती है और वो यूज़र्स को अलाउ करती है कम्युनिकेट करने के विद द हेल्प ऑफ टाइप्ड मैसेजेस। तो वो क्या होता है हमारा, उसका आंसर आपका होगा चैट रूम्स। तो चैट रूम्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि चैट रूम्स जो हैं वो ऑनलाइन फोरम्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पे कम्युनिकेट कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये आपका 16th क्वेश्चन जो था वो इससे ऑपोजिट था। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा था चैटिंग ऑन इंटरनेट इज, तो उसका आंसर था ऑनलाइन टेक्सचुअल कॉल टॉक। यहाँ पे पूछा है ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक मेल को किस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता? सेंडिंग डॉक्यूमेंट, सेंडिंग बल्क डाटा, सेंडिंग अटैचमेंट, सेंडिंग मैसेज। तो यहाँ पर आपको पता है डॉक्यूमेंट्स भी हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं, हम अटैचमेंट्स भी यूज़ करते हैं और हम मैसेज भी भेजते हैं। बट अगर हमारा डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है तो वो हम ईमेल्स के थ्रू जो है वो नहीं भेज सकते। ये इसके साथ ही हमारे MCQ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हमारे फिलअप्स हैं। एक बार हम ये भी देख लेते हैं, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दोनों हम आज ही कवर कर लेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो है, द इंटरनेट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ। इंटरनेट का यूज़ जो है वो जनरली क्या एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन, कि इंटरनेट का यूज़ हम मैसेज और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। वेब पेज ऑन अ साइट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ। जो हमारे वेब पेजेस हैं वो किसी भी साइट पर किन लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं? हाइपर लिंक्स के थ्रू। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इस वाले फिलअप में आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक्स। द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड। किसी भी डॉक्यूमेंट का वर्ल्ड वाइड वेब पे जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? URL या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, डैश इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका बट ऑब्वियस आंसर है कि इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। Dash is a component of the internet that allow exchange of multimedia based and hyperlinked content. World Wide Web is a component of the internet that allow exchange of multimedia based and hyperlinked content. Because World Wide Web के बिना जो है आप इंटरनेट पे ना तो मल्टीमीडिया बेस्ड फाइल्स सेंड कर सकते हो, ना ही हाइपरलिंक्स सेंड कर सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब ही जो है वो इंटरनेट का ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से ये सब पॉसिबल हो पाता है। फुल फॉर्म ऑफ www इज ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड वेब। अ डिजिटल डॉक्यूमेंट हॉस्टेड ऑन अ वेबसाइट इज अ। वेबसाइट पे जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हॉस्टेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। द लैंडिंग पेज ऑफ अ वेबसाइट इज। जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहले कौन सा पेज लैंड होता है? ऑब्वियसली होम पेज। ये हमने अभी MCQ में भी इससे रिलेटेड 3-4 MCQs पढ़े थे। A web page whose content is generated every time it is loaded is called dynamic web page. Web page जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, static and dynamic web pages. जो static web page होते हैं उनका डाटा जो है वो सेम रहता है, बट जो dynamic web page होते हैं उनका डाटा जो है हर बार रीलोड होता है। A web page whose content is fixed and appear the same every time it is loaded is called। ऑब्वियसली अभी अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, और जिसमें आपका हर बार जनरेट होता है तो वो आपका डायनामिक है। तो जिसमें हर बार सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्टैटिक वेब पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश एंड डैश इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर विच सर्व्स द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट सेंड करता है उन्हें कौन सर्व करता है? वेब सर्वर्स। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। फुल फॉर्म ऑफ CC इन द कंटेंट ऑफ ईमेल इज कार्बन कॉपी। Full form of BCC in the context of email is blind carbon copy. Full form of IP is Internet Protocol. Full form of VoIP is Voice over Internet Protocol. Websites store the browsing activity through the, अब जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को किन की हेल्प से स्टोर करके रखती हैं? वो होती हैं हमारी कुकीज़। तो इसके साथ ही हमारे फिलअप्स जो हैं वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स। जल्दी से हम एक बार इन्हें भी कवर अप कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल हैं ट्रू फॉल्स भी आपके। द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर द सेम थिंग। ऑब्वियसली इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सेम नहीं होती है। इंटरनेट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का कंपोनेंट है, ना कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का। World Wide Web is a part of the internet. It is absolutely correct. The exchange of multimedia based hypertext is carried out on World Wide Web. ये बिल्कुल सही है कि मल्टीमीडिया बेस्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल का एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही पॉसिबल होता है। A website consists of many home page. It's a false statement, क्योंकि हर वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ एक ही होम पेज होता है जो सबसे पहले ओपन होता है। Dynamic web pages are written in plain HTML. It's also false, क्योंकि static web pages जो हैं वो सिर्फ HTML में लिखे जाते हैं, बट डायनेमिक वेब पेजेस में HTML के साथ साथ हमारा स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। The dynamic code of dynamic web pages is written in the form of scripts. It's right, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनमें HTML के साथ साथ हमारा स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है। The dynamic websites are faster than static websites. It's a false statement, क्योंकि obviously जिसमें डाटा हर बार रिलोड हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो हमारे स्लो होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स जो हैं वो फास्टर होती हैं एज कम्पेयर टू डायनेमिक वन। वेबसाइट्स कांट स्टोर बेसिक इंफॉर्मेशन और यूज़र ब्राउज़र एक्टिविटी। तो ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको पता है कि वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़र्स की बेसिक इंफॉर्मेशन और उनकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को स्टोर करके रख सकती हैं कुकीज़ के फॉर्म में, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कुकीज़ आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर, ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कुकीज़ जो हैं वो वेब सर्वर पे नहीं बल्कि यूज़र सिस्टम पे स्टोर होती हैं। Cookies are stored on the user's computer. It's a correct statement. You cannot place audio calls on the internet. It's a false statement. Obviously अभी आपने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है, जिस पे आप इंटरनेट पे ऑडियो कॉल्स कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें आपके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर के में पढ़ चुके हैं, तो उन्हें करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो और इसमें आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ IP ट्रेंड। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस ओवर प्रोटोकॉल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, और एट प्रेजेंट जो है वो हमारा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर 10 चल रहा है। हम हमारा जो भी CBSE के एग्ज़ाम में टर्म 2 में आने वाला है वो सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और एग्ज़ाम्स भी जो है पास आ चुके हैं, तो बहुत जल्द हम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के साथ। आज की ही क्लास में हमारा चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये एक लास्ट टॉपिक बचा है। इस टॉपिक के बाद जो है हम MCQ क्वेश्चंस भी आज डिस्कस करेंगे।
Voice over Internet Protocol is a technology that makes audio and video calls possible from any internet connected device having a microphone and speakers. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की हेल्प से ही आज हम ऑडियो और वीडियो कॉल्स जो है कर पा रहे हैं इंटरनेट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर्स. You must have made calls using apps like WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger and Skype etc. Obviously WhatsApp, Facebook वगैरह आज के टाइम में हर कोई यूज़ करता है और उसकी हेल्प से हम चैट भी करते हैं और कॉल्स भी करते हैं. These software apps use Voice over Internet Protocol to make such calls over the Internet. और ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये सभी एप्लीकेशंस Voice over Internet Protocol का यूज़ करती हैं इन एप्लीकेशंस के थ्रू कम्युनिकेशन के लिए. जो हमारी नॉर्मल टेलीफोनिक कॉल्स होती थी उनके लिए हमारे पास अलग से कनेक्शंस होते थे. बट जब हम इंटरनेट पे चैट कर रहे होते हैं तो टेक्सचुअल मैसेजेस तो हमारे बहुत इजीली हो जाते हैं. बट जब हम वॉइस कॉल्स करते हैं इंटरनेट की हेल्प से तो वहाँ पर हमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है. ऑन द इंटरनेट communication is the responsibility of a protocol called IP, that is Internet Protocol. इंटरनेट पे जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस along with other data being communicated over IP. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है, वो वॉइस को बाकी डाटा के साथ ट्रांसमिट करना अलाउ करवाता है ओवर द आईपी प्रोटोकॉल. हैंस द नेम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. और इसीलिए इस प्रोटोकॉल का नाम पड़ा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जो डाटा सेंड हो रहा है उसी के साथ वॉइस को भी ट्रांसमिट करवाता है. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्स ऑडियो इनपुट विच इज़ ऑफ एनालॉग टाइप and convert them into digital information so that it can be transferred over the internet along with other data on IP. अब जब भी हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमेशा एक एनालॉग सिग्नल होता है और इंटरनेट पे जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो हमारा डिजिटल डाटा होता है. तो अगर हमें वॉइस को उस डिजिटल डाटा के साथ ट्रांसमिट करना है तो हमें उस वॉइस के एनालॉग सिग्नल को भी पहले क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसे आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से बाकी डाटा के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है. और यही काम जो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है कि वो हमारी एनालॉग वॉइस को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. Example of many voice over internet protocol based software applications are Skype, Google Duo, Meet, Zoom, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger etc. आज के टाइम में जितनी भी ऑनलाइन साइट्स की हेल्प से आप कॉल कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, वो सभी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का ही यूज़ करती हैं. There are two major reasons to use voice over internet protocol. First one is the lower cost and second one is the increased functionality as it can use any internet enabled devices. तो सबसे पहली चीज़ तो इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होती है. और सेकंड चीज़ जो है कि कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है हम उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं. अब देखते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले एडवांटेजेस देखेंगे. इट डज़ नॉट कॉस्ट एक्स्ट्रा एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिवाइस विद अ इंटरनेट कनेक्शन. जब तक हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है हमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉलिंग के लिए. एंड आर यूजिंग इट फॉर पर्सनल यूज़, और हम इसे पर्सनल यूज़ कर सकते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर पेड वर्जन्स अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स. हालांकि अगर हमें उसे किसी प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमारे पास पेड वर्जन्स भी होते हैं. Second advantage is it is easily available. Many voice over internet protocol based software such as Skypes are easily downloadable. जितने भी आपके वॉइस ओवर इंटरनेट बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, स्काइप हो, ये सब फ्रीली डाउनलोडेबल होते हैं और आप उन्हें बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं. हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए करना है तो आपको इनके पेड वर्जन्स भी जो हैं वो मिलते हैं. अब देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या होती हैं. फर्स्ट वन इज़
Voice over Internet protocol is possible if both the caller and the receiver have the right software and hardware to speak to one another. वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ तभी पॉसिबल है जब हमारा कॉलर और रिसीवर यानी कि जो कॉल कर रहा है और जो कॉल को रिसीव कर रहा है उन दोनों के पास जो है वो राइट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अवेलेबल हो। हार्डवेयर यानी कि एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है और सॉफ्टवेयर यानी कि वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सेकेंड वन इज देयर इज़ नो गारंटी ऑफ कॉल्स ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी व्हेन यूजिंग द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट की हेल्प से कॉल कर रहे होते हैं तो हमारी ऑडियो और वीडियो कॉल की कोई क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है। इट टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनेट स्पीड। इट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पैकेट, सो इफ पैकेट गेट ड्रॉप्ड अलोंग द वे देन वॉइस क्वालिटी ड्रॉप। अब क्योंकि टेलीफोन लाइंस की तरह यहाँ कोई डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, इसलिए अगर कोई पैकेट जो है वो लॉस्ट हो जाता है इन द मिडवे तो उस पैकेट में जो हमारी वॉइस या जो वीडियो होती है वो भी साथ ही साथ डिलीट हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है और जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी ड्रॉप हो जाती है। इवन विद इट्स हाई क्वालिटी इट कैन नॉट मैच अप द वॉइस क्वालिटी ऑफ अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन। अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, हम हाई क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, तब भी वॉइस की क्वालिटी जो है वो नॉर्मल टेलीफोन लाइन से मैच नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मल टेलीफोनिक लाइंस में हमारे पास एक डेडिकेटेड पाथ होता है जिसके थ्रू हमारी वॉइस ट्रांसमिट होती है। बट जब हम इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ जो वॉइस है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है और इसलिए टेलीफोन लाइंस की क्वालिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेट कॉल्स। इट मे नॉट वर्क फॉर एमरजेंसी सर्विसेज नंबर्स लाइक पुलिस और फायर सर्विस रेगुलर नंबर। जो हमारे नॉर्मल इमरजेंसी नंबर्स होते हैं पुलिस स्टेशन का, फायर सर्विसेज का, एम्बुलेंस का, वो सब भी जो हैं वो ऑनलाइन कॉल्स में वर्क नहीं करते हैं। तो ये सब था हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 10 फिनिश होता है। इस चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकूं। ये चैप्टर जो है वो पूरा थ्योरेटिकल था, बट इसमें हमने सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। इसके लिंक्स जो हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ आपको चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियोस इस चैप्टर की आपको मिल जाएंगी। ये आपकी डेली रूटीन लाइफ के हिसाब से भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर फिनिश हो गया है तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ कैरी ऑन करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, फिलअप्स हैं एंड ट्रू फॉल्स हैं। फिलअप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या आता है, अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। अब आपने पूरा चैप्टर अगर पढ़ा है तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको क्लियरली पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। और स्पेशली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जिनमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें तो कोई डाउट जो है वो होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है आपका, वेबसाइट जो है वो किसकी कलेक्शन होती है, HTML डॉक्यूमेंट्स की, ग्राफिक्स फाइल्स की, या फिर ऑडियो वीडियो फाइल्स की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी कि वेबसाइट्स जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, बट अब आप सोचेंगे कि यहाँ वेब पेजेस वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। बट वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन है और वेब पेजेस में क्या होता है, वेब पेजेस में आपके HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ग्राफिक्स फाइल्स भी होती हैं और ऑडियो वीडियो फाइल्स भी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट्स। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो आपके सामने ओपन होके आता है वो कौन सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज या फिर मास्टर पेज या फिर फर्स्ट पेज या फिर बैनर पेज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, होम पेज। ये हमने पढ़ा ही था वेबसाइट्स के जब हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे कि किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो है वो क्या होता है, उसका होम पेज होता है।
When you visit a website, it will open the page set as dash of the website. जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो उस वेबसाइट का कौन सा पेज जो है वो सबसे पहले ओपन होता है, वो वेबसाइट, होम पेज, ईमेल या फिर ISP। अभी अभी हमने ऊपर वाला जब क्वेश्चन किया तो ये उसी से रिलेटेड है आपका, और इसका भी आंसर क्या होगा, होम पेज। की जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो सामने आता है वो होम पेज ही होता है। The first page on the website that allow you to navigate to other pages via menu system or links is known as। अब ये आपका क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, बट हर बार जो है लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। पहले पूछा कि किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज कौन सा होता है, फिर पूछा कि जब वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपके सामने कौन सा पेज आता है, और अब ये पूछ रहा है कि वेबसाइट का पहला पेज कौन सा होता है जिसकी हेल्प से आप बाकी सारे पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं, जिस पे आपके मेन्यू सिस्टम और लिंक्स अवेलेबल होते हैं। तो अगेन इसका भी आपका सेम आंसर होगा, डेट इज होम पेज। नेक्स्ट है IP स्टैंड्स फॉर, यानी कि IP की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कई बार क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए आपको फुल फॉर्म्स जो हैं वो क्लियरली पता होनी चाहिए, क्योंकि जो फुल फॉर्म गिवन होती हैं वो जनरली कन्फ्यूजिंग होती हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पैकेज। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है, आपको फुल फॉर्म्स याद हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है URL। ऑब्वियसली URL आपने पढ़ा था, और URL की फुल फॉर्म क्या होती थी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगर आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो देखिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सारे जो हैं वो बहुत ही सिमिलर हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान से हमेशा देखनी होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ URL। अब इनमें से कौन सा जो है वो URL का पार्ट नहीं है, IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, डोमेन नेम या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो है वो URL का पार्ट नहीं होता है। क्या IP एड्रेस जो है वो URL का पार्ट होता है, क्या पोर्ट नंबर जो है वो URL का पार्ट होता है, क्या डोमेन नेम या फिर नन ऑफ दिस। अब डोमेन नेम आप सबको पता है URL का पार्ट होता है, बट IP एड्रेस और पोर्ट नंबर के बारे में आपने नहीं पढ़ा है। तो पोर्ट नंबर भी जो है वो हमारे URL का पार्ट होते हैं, बट IP एड्रेसेस जो हैं वो URL का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्शन ऑफ द URL बिलो रिकॉर्ड द डायरेक्टरी और फोल्डर ऑफ द डिजायर्ड रिसोर्स। अब इनमें से कौन सा पार्ट आपके URL का आपकी डायरेक्टरी और फोल्डर को जो है वो बताता है। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया है HTTP। HTTP आपकी इसमें कहाँ पे है, फर्स्ट वन, तो ये आपका ऑब्वियसली ये तो सर्वर नेम है। B है आपका फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट फ्लोर आपका यहाँ पे है। shoes.html ये आपका इधर है, और www.sumstore.com ये आपका यहाँ पे है। अब ये देखिए आपको पता है URL के कंपोनेंट्स के बारे में। जो फर्स्ट होता है वो आपका सर्वर होता है, सर्वर टाइप। सेकंड जो होता है वो आपका एड्रेस होता है, और थर्ड जो उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो आपकी फाइल का पाथ होता है। तो एंड में जो गिवन है वो तो ऑब्वियसली आपका फाइल का नेम है, तो वो किस डायरेक्टरी या किस फोल्डर में है वो किससे पता चलता है, इस वाले पार्ट से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in URL http www.patient.com PR main HTML which component identifies the protocol or type of server। ऑब्वियसली आपके URL का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उससे हमें प्रोटोकॉल और टाइप ऑफ सर्वर का पता चलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in URL http://www.patient.com PR main.html वही सेम URL जो आपका ऊपर था। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द वेबसाइट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट होता है सर्वर और प्रोटोकॉल टाइप, उसके बाद सेकंड जो होता है वो होती है हमारी
वेबसाइट का एड्रेस। तो यहाँ पे जो आपका www.patient.com है, ये आपका क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगी। इससे हम वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। थर्ड, अगेन आपको सेम वही वेब एड्रेस दिया गया है और इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कंपोनेंट आइडेंटिफाइज द पाथ ऑफ अ वेब पेज। तो आपके यूआरएल के 3 ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सर्वर और प्रोटोकॉल, सेकंड आपका वेबसाइट होती है, तो बाकी का ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है ये आपका क्या होता है, वेब पेज का पाथ होता है। तो /pr/main.htm जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वेब पेज का पाथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल्स आर ऑफ 2 टाइप। अब यूआरएल जो है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब उनके नेम क्या क्या होते हैं, क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव, स्टैटिक और डायनामिक, एब्सोल्यूट एंड डायनामिक, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ भी आपके कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि जो वेब पेजेस होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, और जो यूआरएल्स होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट यूआरएल्स एंड रिलेटिव यूआरएल। आई होप कि आपको पता होगा कि एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं एंड रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स वाली वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। आई थिंक वो आपका पार्ट 3 है इस चैप्टर का, जिसमें हमने डिटेल में यूआरएल के बारे में स्टडी किया था। वैसे मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो एब्सोल्यूट यूआरएल्स होते हैं उसमें हम वेबसाइट का पूरा पाथ देते हैं, बट जो रिलेटिव यूआरएल्स होते हैं उनमें हम हमारा जो करंट पेज है उसकी रिस्पेक्ट में आगे का सिर्फ एड्रेस टाइप करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एन ईमेल कैन बी सेंट विया। ईमेल जो है उसे आप किसकी हेल्प से सेंड कर सकते हो, पीसी की हेल्प से, या फिर टैबलेट की हेल्प से, या फिर स्मार्टफोन की हेल्प से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये सबको पता होता है कि ईमेल जो है आप पीसी के थ्रू भी भेज सकते हो, टैबलेट के भी, स्मार्टफोन के भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो है आपका, इन एन ईमेल एड्रेस द कैरेक्टर फॉलोइंग @ कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स। @ कैरेक्टर के बाद जो आपका पार्ट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी ईमेल एड्रेस में। तो ईमेल एड्रेस आपकी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, @ से पहले वाला पार्ट और @ के बाद वाला पार्ट। @ के पहले वाला पार्ट हमेशा यूज़र नेम बताता है और @ के बाद वाला पार्ट जो है वो डोमेन नेम या फिर होस्ट नेम आप कह सकते हो, या सर्वर नेम आप कह सकते हो, उसे बताता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, यूज़र नेम, ईमेल रेसिपिएंट, डोमेन नेम, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली @ के बाद वाला पार्ट जो है वो हमें डोमेन नेम बताता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फील्ड ऑफ ईमेल कंपोज बॉक्स अलाउ टू सेंड सेम मैसेज टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स विदाउट गेटिंग देम टू नो अबाउट देयर रेसिपिएंट। अब जब आप ईमेल कंपोज करते हैं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है कि जिसमें आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स का एड्रेस टाइप करते हैं फिर भी उन रेसिपिएंट्स को दूसरे रेसिपिएंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऑब्वियसली हमने जब मेल्स के बारे में पढ़ा वहाँ हमने सीसी और बीसीसी पढ़ा था, तो बीसीसी की हेल्प से जो है हम अपने रेसिपिएंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं। बीसीसी में आप जिन भी रेसिपिएंट्स का एड्रेस टाइप करते हैं वो एक दूसरे को विजिबल नहीं होता है। बीसीसी की फुल फॉर्म आपकी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट वन इज चैटिंग ऑन इंटरनेट इज। इंटरनेट पे चैटिंग करना क्या है, टॉकिंग फेस टू फेस, टॉकिंग ऑन फोन, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन जब हम टेक्सचुअल टॉक करते हैं तो उसे हम चैटिंग बोलते हैं। 17th क्वेश्चन है आपका, डैश रूम और ऑनलाइन फोरम अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट थ्रू टाइप्ड मैसेजेस विच आर डिस्प्लेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा रूम होता है, मेल रूम, बडी रूम, चैट रूम या मैसेज रूम, जो कि ऑनलाइन फोरम भी होती है और वो यूज़र्स को अलाउ करती है कम्युनिकेट करने के विद द हेल्प ऑफ टाइप्ड मैसेजेस। तो क्या होता है हमारा, उसका आंसर आपका होगा चैट रूम्स। तो चैट रूम्स के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि चैट रूम्स जो हैं वो ऑनलाइन फोरम्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पे कम्युनिकेट कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन टेक्सचुअल
टॉक इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये आपका 16th क्वेश्चन जो था वो इससे ऑपोजिट था। वहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा था चैटिंग ऑन इंटरनेट इज, तो उसका आंसर था ऑनलाइन टेक्सचुअल कॉल टॉक। यहाँ पे पूछा है ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक मेल को किस पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता? सेंडिंग डॉक्यूमेंट, सेंडिंग बल्क डाटा, सेंडिंग अटैचमेंट, सेंडिंग मैसेज। तो यहाँ पर आपको पता है डॉक्यूमेंट्स भी हम मेल के थ्रू भेज सकते हैं, हम अटैचमेंट्स भी यूज़ करते हैं और हम मैसेज भी भेजते हैं। बट अगर हमारा डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है तो वो हम ईमेल्स के थ्रू जो है वो नहीं भेज सकते। ये इसके साथ ही हमारे MCQ फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हमारे फिलअप्स हैं। एक बार हम ये भी देख लेते हैं। फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दोनों हम आज ही कवर कर लेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो है द इंटरनेट इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ। इंटरनेट का यूज़ जो है वो जनरली क्या एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन, कि इंटरनेट का यूज़ हम मैसेज और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। वेब पेज ऑन अ साइट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ। जो हमारे वेब पेजेस हैं वो किसी भी साइट पर किन लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं? हाइपर लिंक्स के थ्रू। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर, इस वाले फिलअप में आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक्स। द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड। किसी भी डॉक्यूमेंट का वर्ल्ड वाइड वेब पे जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर URL। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? URL या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है डैश इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसका बट ऑब्वियस आंसर है कि इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। Dash is a component of the internet that allow exchange of multimedia based and hyperlinked content. World Wide Web is a component of the internet that allow exchange of multimedia based and hyperlinked content. Because World Wide Web के बिना जो है आप इंटरनेट पे ना तो मल्टीमीडिया बेस्ड फाइल्स सेंड कर सकते हो, ना ही हाइपरलिंक्स सेंड कर सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड वेब ही जो है वो इंटरनेट का ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से ये सब पॉसिबल हो पाता है। फुल फॉर्म ऑफ www इज ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड वेब। अ डिजिटल डॉक्यूमेंट हॉस्टेड ऑन अ वेबसाइट इज अ। वेबसाइट पे जो हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हॉस्टेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। द लैंडिंग पेज ऑफ अ वेबसाइट इज। जब भी कोई वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहले कौन सा पेज लैंड होता है? ऑब्वियसली होम पेज। ये हमने अभी MCQ में भी इससे रिलेटेड 3-4 MCQs पढ़े थे। अ वेब पेज हुज कंटेंट इज जनरेटेड एवरी टाइम इट इज लोडेड इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज। वेब पेज जो है हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनका डाटा जो है वो सेम रहता है, बट जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं उनका डाटा जो है हर बार रीलोड होता है। अ वेब पेज हुज कंटेंट इज फिक्स्ड एंड अपीयर द सेम एवरी टाइम इट इज लोडेड इज कॉल्ड। ऑब्वियसली अभी अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, और जिसमें आपका हर बार जनरेट होता है तो वो आपका डायनेमिक है। तो जिसमें हर बार सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्टैटिक वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश एंड डैश इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर विच सर्व्स द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र जो रिक्वेस्ट सेंड करता है उन्हें कौन सर्व करता है? वेब सर्वर्स। फुल फॉर्म ऑफ URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। फुल फॉर्म ऑफ CC इन द कंटेंट ऑफ ईमेल इज कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म ऑफ BCC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म ऑफ IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म ऑफ VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेबसाइट स्टोर द ब्राउजिंग एक्टिविटी थ्रू द। अब जो वेबसाइट्स हैं वो हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को किन की हेल्प से स्टोर करके रखती हैं? वो होती हैं हमारी कुकीज़। तो इसके साथ ही हमारे फिलअप्स जो हैं वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स। जल्दी से हम एक बार इन्हें भी कवर अप कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल हैं ट्रू फॉल्स भी आपके। द इंटरनेट and World Wide Web are the same thing. Obviously it's
फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो सेम नहीं होती। इंटरनेट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का कंपोनेंट है, ना कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। द एक्सचेंज ऑफ मल्टीमीडिया बेस्ड हाइपरटेक्स्ट इज कैरिड आउट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ये बिल्कुल सही है कि मल्टीमीडिया बेस्ड हाइपरटेक्स्ट फाइल का एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अ वेबसाइट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी होम पेज, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हर वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ एक ही होम पेज होता है जो सबसे पहले ओपन होता है। डायनेमिक वेब पेजेस आर रिटन इन प्लेन HTML, इट्स ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि स्टैटिक वेब पेजेस जो हैं वो सिर्फ HTML में लिखे जाते हैं, बट डायनेमिक वेब पेजेस में HTML के साथ साथ हमारा स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। द डायनेमिक कोड ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स, इट्स राइट। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं उनमें HTML के साथ साथ हमारा स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है। द डायनेमिक वेबसाइट्स आर फास्टर देन स्टैटिक वेबसाइट्स, इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जिसमें डाटा हर बार रिलोड हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो हमारे स्लो होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स जो हैं वो फास्टर होती हैं एज कम्पेयर टू डायनेमिक वन। वेबसाइट्स कांट स्टोर बेसिक इंफॉर्मेशन और यूज़र ब्राउज़र एक्टिविटी, तो ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको पता है कि वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़र्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन और उनकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ को स्टोर करके रख सकती हैं कुकीज़ के फॉर्म में, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कुकीज़ आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर, ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कुकीज़ जो हैं वो वेब सर्वर पे नहीं बल्कि यूज़र सिस्टम पे स्टोर होती हैं। कुकीज़ आर स्टोर्ड ऑन द यूज़र्स कंप्यूटर, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। यू कैन नॉट प्लेस ऑडियो कॉल्स ऑन द इंटरनेट, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑब्वियसली अभी आपने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है, जिस पे आप इंटरनेट पे ऑडियो कॉल्स कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें आपके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर के में पढ़ चुके हैं, तो उन्हें करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया हो और इसमें आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।